गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 12 के नामक के मूल तत्व विषय के भाग 1 के चैप्टर नंबर 5 साझेदार का प्रवेश अंतर्गत आज दोस्तों हम संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन और दायित्व के पुनः आकलन की हिसाबी असर के संदर्भ में पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, पीढ़ी की बही में स्थायी संपत्ति उसकी लागत में से घिसाई घटाने के बाद लिखी जाती है। माने जो भी संपत्ति है उसकी बही में जो कीमत लिखी जाएगी वो घिसाई घटाने के बाद जो शेष कीमत बचेगी उस कीमत से संपत्ति लिखी जाएगी, जो हम 11वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। नए साझेदार के प्रवेश के समय इन संपत्तियों की बही कीमत की अपेक्षा बाजार कीमत अधिक या कम हो सकती है। मानी बही में संपत्ति की जो कीमत है उसकी अपेक्षा बाजार में उसका मूल्य कम या अधिक हो सकता है। इस प्रकार कुछ संपत्ति की बही में दर्शाई न गई हो। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई संपत्ति बही में दर्शाई न गई हो। दायित्व के संदर्भ में भी दोस्तों ऐसा हो सकता है। उसकी बही में दर्शाई कीमत की अपेक्षा वास्तव में भुगतान पात्र रकम अधिक या कम हो सकती है। और कुछ दायित्व बही में न दर्शाया गया हो। नए साझेदार को उसके प्रवेश की तारीख तक में संपत्ति और दायित्व की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप लाभ में भाग नहीं मिलेगा। दोस्तों, नए साझेदार का जब प्रवेश होता है तब तक की जो संपत्ति और दायित्व है वो पुराने साझेदार का है, इसलिए उसमें नए साझेदार को लाभ नहीं मिलेगा। उसी तरह नया साझेदार नुकसान भी नहीं उठाएगा या उसे नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। इसलिए नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार की पुनर्मूल्यांकन की हिसाबी असर देने के लिए पुनर्मूल्यांकन खाता खोला जाता है। मानी संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन मानी नए साझेदार के प्रवेश वक्त संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन होता है और ये पुनर्मूल्यांकन की हिसाबी असर लिखने के लिए पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है, जिसे लाभ हानि समायोजन खाता भी कहते हैं। माने पुनर्मूल्यांकन खाते का दूसरा नाम लाभ हानि समायोजन खाता है। उसके परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होने वाले शुद्ध लाभ या हानि पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि प्रमाण में बांटा जाएगा। मानी संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन से जो परिणाम प्राप्त हो वो पुराने साझेदारों के बीच पुराने प्रमाण में बांटा जाएगा। दोस्तों, संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन का लेखा दो रीत से किया जाता है। पहला, जब संपत्ति और दायित्व उसके नए मूल्य से पेढ़ी की बही में दर्शाया जाए। मानी पुनर्मूल्यांकन बाद की कीमत से संपत्ति और दायित्व का लेखा करना हो तो पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार होगा। और दूसरा, जब संपत्ति और दायित्व उनके पुराने मूल्य से ही नई पीढ़ी में दर्शाया जाए। माने पुनर्मूल्यांकन के बाद की कीमत से नहीं, पुरानी कीमत से ही संपत्ति और दायित्व का मूल्य दर्शाना हो तो इसके लिए दोस्तों कच्चा पुनर्मूल्यांकन खाता
तैयार किया जाएगा। तो यहाँ दो बात है, पुनर्मूल्यांकन खाता तो कि नई कीमत से संपत्ति और दायित्व दर्शाया जाए, और अगर पुरानी कीमत से ही संपत्ति और दायित्व का मूल्य दर्शाना है तो उसके लिए कच्चा पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करना होगा। दोस्तों, पुनर्मूल्यांकन खाता संदर्भ में हम चैप्टर नंबर 4 साझेदारी का पुनर्गठन में भी पढ़ाई कर चुके हैं। दोस्तों, तो अब हम जब संपत्ति और दायित्व उनके नए मूल्य से पेढ़ी की बही में दर्शाया जाए तब किस प्रकार से लेखा होगा, उस संदर्भ में आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। दोस्तों, इस रीति में संपत्ति और दायित्व की कीमत में होने वाला परिवर्तन पुनर्मूल्यांकन खाते या लाभ हानि समायोजन खाते लिखा जाता है। मानी संपत्ति की कीमत में बढ़ोतरी या कमी या दायित्व में वृद्धि या कमी हो रही है, उसे पुनर्मूल्यांकन खाते या लाभ हानि समायोजन खाते लिखा जाएगा। इस पुनर्मूल्यांकन या लाभ हानि समायोजन खाते की लाभ या हानि पुराने साझेदारों के बीच लाभ हानि के पुराने प्रमाण में बांटी जाती है। पुनर्मूल्यांकन खाता यह उपज खर्च प्रकार का खाता है। दोस्तों, ये भी वैकल्पिक प्रश्न हुआ कि पुनर्मूल्यांकन खाता किस प्रकार का खाता है, तो कि उपज खर्च प्रकार का खाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति में होने वाली कमी से और दायित्व में होने वाली वृद्धि से उधार किया जाता है। मानी संपत्ति के मूल्य में कमी हो या दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो तो उस वक्त पुनर्मूल्यांकन खाता उधार किया जाता है, जबकि संपत्ति में होने वाली वृद्धि और दायित्व में होने वाली कमी से पुनर्मूल्यांकन खाता जमा किया जाता है। क्योंकि दोस्तों, संपत्ति के मूल्य में कमी या दायित्व के मूल्य में वृद्धि वो हानि है, इसलिए पुनर्मूल्यांकन खाता उधार होगा, जबकि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि या दायित्व के मूल्य में कमी वो लाभ है, इसलिए पुनर्मूल्यांकन खाता जमा किया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता बंद करते समय उसका अंतर जमा शेष हो तो लाभ और अंतर उधार शेष हो तो हानि दर्शाती है। पुनर्मूल्यांकन खाते का लाभ या हानि पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांटा जाएगा और नई पीढ़ी की पक्की तलपट में संपत्ति और दायित्व उसकी नई कीमत से दर्शाई जाएगी। संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन और दायित्व के पुनः आकलन के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन की हिसाबी प्रविष्टियाँ निम्नानुसार है। दोस्तों, इस संदर्भ में हमने पाठ 4 माने चैप्टर 4 में इसकी स्पष्टता की गई है। तो इसकी प्रविष्टि देख लें तो सबसे पहला, जब संपत्ति की कीमत में वृद्धि हो तो दोस्तों संपत्ति की कीमत में वृद्धि हो तो संपत्ति खाता उधार और पुनर्मूल्यांकन खाता जमा किया जाएगा। दूसरा, संपत्ति की कीमत में कमी हो तो हानि है, इसलिए दोस्तों पुनर्मूल्यांकन खाता उधार होगा और संबंधित संपत्ति खाता जमा किया जाएगा। तीसरा, जब देनदार पर डूबत ऋण अनामत या बट्टा अनामत का प्रावधान करना हो तो दोस्तों अनामत का प्रावधान करना हो तो पुनर्मूल्यांकन खाता उधार होगा
और जो प्रावधान करना है उसके खाते जमा होंगे, जैसे कि डूबत ऋण अनामत खाता या देनदार बट्टा अनामत खाता, ये दोनों जमा हुए हैं। दोस्तों चौथा, आय मिलनी बाकी, अग्रिम चुकाया खर्च या किसी नई लिखी संपत्ति का लेखा करना हो तो दोस्तों आय मिलनी बाकी तो कि वो हमारा लेना है, इसलिए मिलनी बाकी आय का खाता उधार होगा। अग्रिम चुकाया खर्च हमारा लेना है, इसलिए अग्रिम चुकाया खर्च का खाता भी उधार होगा। और संपत्ति में वृद्धि या संपत्ति नहीं लिखी है तो संपत्ति खाता भी उधार होगा और पुनः मूल्यांकन खाता जमा किया जाएगा। पांचवा, जब दायित्व की रकम में वृद्धि हो। दोस्तों दायित्व की रकम में वृद्धि हो तो वो हमारी हानि है, इसलिए पुनः मूल्यांकन खाता उधार होगा और दायित्व खाता जमा किया जाएगा। छठा, जब दायित्व की कीमत में कमी हो। अब दोस्तों दायित्व में कमी हो तो हमारा लाभ है और दायित्व कम हो रहा है, इसलिए संबंधित दायित्व का खाता उधार होगा, जबकि पुनः मूल्यांकन खाता जमा किया जाएगा। दोस्तों सातवां, जब बही में नहीं लिखे दायित्व या चुकानी बाकी दायित्व का लेखा किया जाए। तो नहीं लिखा दायित्व या चुकाने का बाकी दायित्व का लेखा करना हो तो उस दोनों संदर्भ में हमारी हानि है, इसलिए पुनः मूल्यांकन खाता उधार होगा और संबंधित दायित्व खाता और चुकाना बाकी दायित्व खाता जमा किया जाएगा। दोस्तों आठवां, पुनः मूल्यांकन खाता बंद किया जाए तब, माने कि पुनः मूल्यांकन खाता की शेष ज्ञात की जाए तब। तो उसमें पहला, पुनः मूल्यांकन खाता में अगर लाभ हो तो पुराने साझेदारों के बीच पुराने प्रमाण में बांटा जाएगा। तो लाभ साझेदारों के बीच बांटना हो तो प्रविष्टि होगी पुनः मूल्यांकन खाता उधार और पुराने साझेदार के पूंजी खाते का। दूसरा दोस्तों, अगर पुनः मूल्यांकन की खाते की हानि हो तो पुराने साझेदारों के बीच वो पुराने प्रमाण में ही बांटी जाएगी और हानि हो तो प्रविष्टि होगी, क्योंकि दोस्तों हानि के कारण पूंजी में कमी होने वाली है, इसलिए प्रविष्टि हो जाएगी पुराने साझेदार का पूंजी खाता उधार और पुनः मूल्यांकन खाते का। मानिए सभी प्रविष्टि दोस्तों हमने चैप्टर नंबर 4 में देखी थी। अब दोस्तों इस संदर्भ में होने वाली जो भी प्रविष्टि है और प्रविष्टि के बाद साझेदारों के बीच पुनः मूल्यांकन खाता बनाया जाए और पुनः मूल्यांकन के बाद की पक्की तलपट के संदर्भ में हम उदाहरण नंबर 18 का अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों उदाहरण नंबर 18 में हमें बताया गया है कि पटेल और शाह 3/2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले पेढ़ी के साझेदार हैं। 31 मार्च 2016 के दिन उनकी पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार है। तो दोस्तों पटेल और शाह की पक्की तलपट निम्नानुसार है, जिसमें पूंजी दायित्व पक्ष में सबसे पहले दोनों साझेदार की पूंजी दी गई है, जिसमें पटेल की पूंजी 1,20,000, शाह की पूंजी 1,30,000 है। दोनों के मिला के पूंजी 2,50,000। लोन 1 लाख। दोस्तों पूंजी दायित्व पक्ष में लोन दी है
मानिए ली गई लोन होगी, लेनदार 80,000, देनी हुंडी 20,000, खर्च चुकाने का बाकी 30,000 और पूंजी दायित्व पक्ष का योग 4,80,000 है। संपत्ति लेना पक्ष में देखें तो पैटर्न 10,000, जमीन मकान 1,40,000, यंत्र 70,000, फर्नीचर 80,000, मोटर कार 1,20,000, स्टॉक 40,000, देनदार 21,000, जिस पर दोस्तों 1,000 का डूबत ऋण का प्रावधान है, तो लेनदार आउटर कॉलम 20,000 से दर्शाए गए हैं और संपत्ति लेना पक्ष का योग 4,80,000 है। माने दोनों पक्ष का पक्की तलपट में तो योग समान ही होगा। दोस्तों अतिरिक्त जानकारी के तौर पर हमें बताया गया है कि 1 अप्रैल 2016 के दिन उन्होंने रावल को 1/5 भाग देकर नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। रावल पूंजी के रूप में 2 लाख ला रहा है, माने रावल अपनी पूंजी के 2 लाख ला रहा है। साझेदारों ने संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन निम्नानुसार किया है, माने साझेदारों ने पुनः मूल्यांकन निम्नानुसार किया है। तो पुनः मूल्यांकन में पहला, जमीन और मकान की कीमत में 20% वृद्धि करनी है। मानी दोस्तों पक्की तलपट में जो कीमत बताई गई है उसमें 20% की वृद्धि करनी है। दूसरा, यंत्र की कीमत में 10% कमी करनी है। तो दोस्तों पक्की तलपट में यंत्र की कीमत 70,000 दर्शाई गई है, उसमें 10% की कमी माने 7,000 की कमी करनी है। तीसरा, फर्नीचर की कीमत 60,000 गिननी है। तो फर्नीचर की कीमत पक्की तलपट में देखें दोस्तों तो 80,000 है और 60,000 कीमत गिननी है, तो उसका मतलब ऐसा होगा कि फर्नीचर की कीमत में 20% कमी करनी है। मोटर कार पर 20% घिसाई गिननी है, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि मोटर कार की कीमत में 20% कमी करनी है। तो मोटर कार दोस्तों 1,20,000 बताई गई है, उसके 20% गिने तो 24,000 की मोटर कार में कमी होगी। देनदार पर 5,000 डूबत ऋण अनामत रखनी है। तो दोस्तों देनदार 21,000 है, जिस पर पहले से 1,000 डूबत ऋण का प्रावधान है ही, और अब ऐसा बताया गया है कि 5,000 अनामत रखनी है। तो दूसरी 4,000 की अनामत में डूबत ऋण अनामत में वृद्धि करनी होगी। दोस्तों मुद्दा नंबर 6 देखें। दोस्तों यहाँ आपको आपकी किताब साथ में रखनी है। आगे भी कई बार बताया गया है कि जब भी उदाहरण या प्रविष्टि के संदर्भ में पढ़ाई कर रहे हो तो रकम देखने के लिए आपको आपकी किताब साथ में रखनी है। दोस्तों 6ठा देखें तो पैटर्न की कीमत 0 गिननी है, माने पक्की तलपट में जो भी पैटर्न की कीमत है उसकी कीमत 0 गिननी, मतलब पूरी कीमत से वो अपलिखित करने हैं। 7वां, लोन पर 6,000 ब्याज चुकाना बाकी है। तो चुकाना बाकी ब्याज की प्रविष्टि होगी, माने खर्च चुकाने का बाकी है। लेनदार और देनी हुंडी 10% कम रकम चुकानी पड़ेगी। तो लेनदार और देनी हुंडी दोनों दायित्व है दोस्तों, उस पर 10% रकम कम चुकानी होगी, माने वो लाभ बनेगा। बही में नहीं लिखे विनियोग का मूल्य 20,000 निश्चित किया गया, माने बही में नहीं लिखे विनियोग माने संपत्ति 20,000 है। लाभानी खाते का उधार किया बीमा प्रीमियम 30,000 था, जिसमें 10,000 आने वाले वर्ष के हैं, माने अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम 10,000 है। दोस्तों इस जानकारी के आधार पर हमें आवश्यक रोजनामचा लिखनी है, पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदार के पूंजी खाते
और प्रवेश के बाद का आर्थिक चिट्ठा या पक्की तलपट तैयार करनी है। तो दोस्तों, पुनः मूल्यांकन के वक्त संपत्ति और दायित्व के पुनः मूल्यांकन के वक्त कौन सी रोजनामचा लिखी जाती है उसके उदाहरण हमने देखे। अब हम एक के बाद एक रोजनामचा करेंगे। दोस्तों, नए साझेदार को 1 अप्रैल 2016 के दिन साझेदारी में जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ लिखा जाएगा 1 अप्रैल 2016, माने सभी रोजनामचा यही तारीख को होगी। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि ज़मीन और मकान की कीमत में 20% वृद्धि करनी है। दोस्तों, ज़मीन मकान की कीमत पक्की तलपट में 1,40,000 है, उसके 20% गिने तो 28,000 की वृद्धि हो रही है, माने संपत्ति में वृद्धि हो रही है, इसलिए संपत्ति खाता उधार होगा और पुनः मूल्यांकन खाता जमा होगा। तो प्रविष्टि होगी ज़मीन मकान खाता उधार 28,000 और पुनः मूल्यांकन खाते का 28,000। विवरण होगा ज़मीन मकान में वृद्धि पुनः मूल्यांकन खाते ले गए। दूसरा देखें तो यंत्र की कीमत में 10% की कमी करनी है। तो यंत्र पक्की तलपट में दोस्तों 70,000 है, उसके 10% माने 7,000 की कमी करनी है। तो संपत्ति की कमी हानि है, इसलिए पुनः मूल्यांकन खाता उधार और संपत्ति खाता जमा होगा। तो रोजनामचा होगी पुनः मूल्यांकन खाता उधार 7,000 और यंत्र खाते का 7,000। विवरण होगा यंत्र में कमी पुनः मूल्यांकन खाते ले गए। तीसरा, फर्नीचर की कीमत 60,000 गिननी है। दोस्तों, पक्की तलपट में देखें तो फर्नीचर की कीमत 80,000 है और 60,000 गिननी है, तो उसमें 20,000 की कमी होगी। तो प्रविष्टि होगी पुनः मूल्यांकन खाता उधार 20,000 और फर्नीचर खाते का 20,000। विवरण लिखा जाएगा फर्नीचर में कमी पुनः मूल्यांकन खाते ले गए उसके। दोस्तों, आगे देखें तो मोटर कार पर 20% घिसाई गिननी है। दोस्तों, पक्की तलपट में मोटर कार 1,20,000 बताई गई है, उसमें 20% घिसाई गिननी है। तो 1,20,000 के 20% करें तो 24,000 होंगे और घिसाई वो संपत्ति के मूल्य में कमी है, इसलिए प्रविष्टि होगी पुनः मूल्यांकन खाता उधार 24,000 और मोटर कार खाते का 24,000। विवरण लिखा जाएगा मोटर कार में कमी पुनः मूल्यांकन खाते ले गए उसके। आगे पांचवा देखें तो देनदार पर 5,000 डूबत ऋण अनामत रखना है। दोस्तों, पक्की तलपट में देखें तो देनदार पर पहले से 1,000 डूबत ऋण अनामत रखी गई है, तो 4,000 और डूबत ऋण अनामत का प्रावधान करें तो 5,000 हो जाएगा, इसलिए 4,000 से डूबत ऋण अनामत का लेखा होगा पुनः मूल्यांकन खाता उधार 4,000 और डूबत ऋण अनामत खाते का 4,000। विवरण लिखा जाएगा डूबत ऋण अनामत में वृद्धि पुनः मूल्यांकन खाते ले गए उसके। छठा देखें तो पैटर्न की कीमत 0 गिननी है, माने पैटर्न पक्की तलपट में जो 10,000 लिखी गई है उसका मूल्य 0 गिनना, माने पूरी पैटर्न अपलिखित हो जाएगी जो हानि है, इसलिए प्रविष्टि होगी पुनः मूल्यांकन खाता उधार 10,000 और पैटर्न खाते का 10,000। विवरण होगा पैटर्न में कमी पुनः मूल्यांकन खाते ले गए उसके। दोस्तों, सातवां देखें तो लोन पर 6,000 ब्याज चुकाना बाकी है। तो दोस्तों, चुकाना बाकी ब्याज वो दायित्व है और हानि के तौर पर उसका लेखा होगा।
पुनः मूल्यांकन खाता उधार 6,000 और लोन पर ब्याज चुकाना बाकी खाते का 6,000 या अद्यत लोन ब्याज खाते का ऐसा भी लिखा जाएगा दोस्तों। और विवरण होगा लोन पर ब्याज चुकाना बाकी पुनः मूल्यांकन खाते ले गए उसके। दोस्तों आगे देखें तो लेनदार और देनी हुंडी को 10% कम चुकाना पड़ेगा। तो दोनों को कम चुकाना पड़ेगा, वो लाभ है। तो लेनदार दोस्तों है 80,000, उसके 10% माने लेनदार को 8,000 कम चुकाने होंगे। देनी हुंडी 20,000 है, उसके 10% 2,000 माने देनी हुंडी के 2,000 कम चुकाने पड़ेंगे। तो ये दोनों लाभ है, इसलिए पुनः मूल्यांकन खाता जमा होगा और लेनदार और देनी हुंडी का खाता उधार होगा। तो उसकी प्रविष्टि होगी लेनदार खाता उधार 8,000, देनी हुंडी खाता उधार 2,000 और पुनः मूल्यांकन खाते का 10,000। विवरण लिखा जाएगा लेनदार और देनी हुंडी में कमी पुनः मूल्यांकन खाते ले गए उसके। आगे देखें 9वां, तो बही में नहीं लिखे विनियोग का मूल्य 20,000 निश्चित किया गया। माने बही में नहीं लिखी हुई संपत्ति है तो प्रविष्टि होगी विनियोग खाता उधार 20,000 और पुनः मूल्यांकन खाते का 20,000। विवरण लिखा जाएगा नहीं लिखा विनियोग पुनः मूल्यांकन खाते ले गए उसके। आगे 10वां देखें तो लाभ हानि खाते उधार किया बीमा प्रीमियम 30,000 में से 10,000 आने वाले माने अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम है। तो अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम हमारा लाभ है या लेना है, इसलिए प्रविष्टि होगी अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम खाता उधार 10,000 और पुनः मूल्यांकन खाते का 10,000। दोस्तों अंतिम प्रविष्टि जो है उसमें पुनः मूल्यांकन खाते का जो अंतर ज्ञात होगा या शेष ज्ञात होगी इसकी है। और उसके बाद में हमें नया साझेदार जो पूंजी के 20,000 ला रहा है उसकी प्रविष्टि लिखनी है। तो नया साझेदार जो पूंजी ला रहा है उसकी प्रविष्टि होगी रोकड़ खाता उधार 2 लाख और रावल के पूंजी खाते का 2 लाख। विवरण होगा 2 लाख नया साझेदार पूंजी पेटे रोकड़ में लाया उसके। अब दोस्तों ये प्रविष्टि जो है हम पुनः मूल्यांकन खाता बनाएंगे तो पुनः मूल्यांकन खाते में हमें हानि ज्ञात होने वाली है। तो हानि है इसलिए हानि 3,000 ज्ञात होगी दोस्तों, वो बाद में हम देखते हैं। तो 3,000 की हानि पुराने साझेदार के बीच पुराने प्रमाण माने 3/2 के प्रमाण में बांटने पर पटेल के हिस्से में 1,800 और शाह के हिस्से में 1,200 आएंगे, इसलिए उसकी प्रविष्टि होगी पटेल का पूंजी खाता उधार 1,800, शाह का पूंजी खाता उधार 1,200 और पुनः मूल्यांकन खाते का 3,000। दोस्तों प्रविष्टि के आधार पर पुनः मूल्यांकन खाता बनाए तो हमने जो भी प्रविष्टि लिखी है उसकी खतौनी पुनः मूल्यांकन खाते में करनी है। तो दोस्तों पहली प्रविष्टि थी जमीन मकान खाता उधार पुनः मूल्यांकन खाता जमा। तो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में जमीन मकान खाता 28,000। दूसरी प्रविष्टि थी पुनः मूल्यांकन खाता उधार वो यंत्र खाते का। तो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा उधार पक्ष में जमा का विवरण यंत्र खाता 7,000। तीसरी प्रविष्टि थी पुनः मूल्यांकन खाता उधार वो फर्नीचर खाता
क्योंकि फर्नीचर की कीमत में कमी है इसलिए पुनः मूल्यांकन के उधार पक्ष में फर्नीचर 20,000। उसके बाद था पुनः मूल्यांकन खाता उधार वो मोटर कार खाते का, तो पुनः मूल्यांकन के उधार पक्ष में मोटर कार। उसके बाद की प्रविष्टि थी पुनः मूल्यांकन खाता उधार व डूबत ऋण अनामत खाते का, तो पुनः मूल्यांकन के उधार पक्ष में डूबत ऋण अनामत खाता 4,000। बाद में था कि पेटेंट की कीमत शून्य गिननी, तो प्रविष्टि हमने लिखी थी पुनः मूल्यांकन खाता उधार व पेटेंट खाते का, तो पुनः मूल्यांकन के उधार पक्ष में पेटेंट खाता 10,000। उसके बाद हमारी रोजनामचा थी पुनः मूल्यांकन खाता उधार और लोन ब्याज खाते का, तो पुनः मूल्यांकन के उधार पक्ष में लोन पर चुकाना बाकी ब्याज। उसके बाद दोस्तों हमारी प्रविष्टि थी लेनदार खाता उधार, देनी हुंडी खाता उधार और पुनः मूल्यांकन खाते का। तो दोस्तों यहाँ लेनदार और देनी हुंडी के कम चुकाने के थे, वो हमारा लाभ था, इसलिए पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में लेनदार 8,000 और देनी हुंडी 2,000 दर्शाई जाएगी। उसके बाद में नहीं लिखा विनियोग, तो पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में विनियोग 20,000। उसके बाद हमारी प्रविष्टि थी अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम खाता उधार वो पुनः मूल्यांकन खाता जमा, तो पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम 10,000। दोस्तों सभी प्रविष्टि समायोजन के रूप में जो बातें दी गई थी उसकी खतौनी करने पर हमें जमा पक्ष में अंतर 3,000 मिल रहा है। माने जमा पक्ष में अंतर मिला उसकी शेष उधार कही जाएगी, तो ये हानि है, इसलिए हानि पुराने साझेदार के बीच पुराने प्रमाण में बांटकर उसकी पूंजी खाते ले जाएंगे। तो 3,000 की हानि पुराने साझेदार पटेल और शाह के बीच 3/2 के प्रमाण में बांटने पर पटेल के हिस्से में 1,800 और शाह के हिस्से में 1,200 आए। तो दोस्तों इसकी प्रविष्टि पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में पूंजी खाते हैं, तो प्रविष्टि होगी पटेल का पूंजी खाता उधार 1,800, शाह का पूंजी खाता उधार 1,200 और पुनः मूल्यांकन खाते का 3,000। ये प्रविष्टि हमने ऊपर देख ली। दोस्तों अब पुनः मूल्यांकन खाता हमारा तैयार हो गया है। अब हमें बताया गया है कि पूंजी खाते तैयार करो, तो साझेदारों के पूंजी खाते देखें तो साझेदारों का पूंजी खाता दोस्तों उधार साझेदार 3 हैं, इसलिए पूंजी खाते के उधार पक्ष में हम 3 साझेदार के खाने देंगे, पटेल, शाह और रावल। उसी तरह जमा पक्ष में भी तीनों साझेदार पटेल, शाह और रावल के खाने बनाएंगे। अब दोस्तों पूंजी खाते जब बना रहे हैं साझेदार का प्रवेश चैप्टर में, तो सबसे पहले प्रारंभिक शेष माने शेष आगे लाए लिख देनी है, जो पक्की तलपट में पटेल की शेष 1,20,000 और शाह की शेष 1,30,000 बताई गई है। अब दोस्तों हमने जो पूंजी पुनः मूल्यांकन खाता बनाया उसकी हानि थी जो पटेल और शाह के बीच हमने बांटी है, और उसकी प्रविष्टि लिखी थी पटेल का पूंजी खाता उधार, शाह का पूंजी खाता उधार वो पुनः मूल्यांकन खाते का। तो पूंजी खाते के उधार पक्ष में पुनः मूल्यांकन खाता, पटेल की हानि 1,800, शाह की हानि 1,200 और नया साझेदार दोस्तों 2 लाख पूंजी के तौर पर रोकड़ लाया है, इसलिए पूंजी खाते के जमा पक्ष में रोकड़ खाता, रावल के खाने में 2 लाख। अब दोस्तों पूंजी खाते में सभी बातें लिख दी गई है, तो अब उसका अंतर ज्ञात करें। तो अंतर ज्ञात करने के बाद अंतिम शेष माने शेष आगे ले गए हमें प्राप्त होगी पटेल की 1,18,200, शाह की 1,28,800 और रावल की 2 लाख। अब दोस्तों हमें ऐसा भी बताया गया है कि
नए साझेदार के प्रवेश के बाद की पक्की तलपट तैयार करो। तो अब यहाँ शीर्षक देंगे 1 अप्रैल 2016 के रोज की रावल के प्रवेश के बाद की पक्की तलपट। अब पक्की तलपट में 2 पक्ष होंगे, पूंजी दायित्व पक्ष और संपत्ति लेना पक्ष। तो सबसे पहले दोस्तों पूंजी दायित्व पक्ष का लेखा कर लें। तो दोस्तों जब भी पक्की तलपट बनाते हो तो आपको आपकी पुरानी पक्की तलपट देखते जाना है। सबसे पहले पूंजी। तो दोस्तों प्रवेश बाद की जब भी पक्की तलपट बनाओ तो हमने जो पूंजी खाते तैयार किए हैं उसमें जो शेष ज्ञात की है वो लिखनी है। तो उसके आधार पर देखें तो पटेल की पूंजी 1,18,200, शाह की पूंजी 1,28,800 और रावल की पूंजी 2 लाख है। तीनों की मिला के पूंजी 4,47,000 है। उसके बाद पक्की तलपट में, पुरानी पक्की तलपट में देखें तो लोन दोस्तों 1 लाख है, उसमें कोई बदलाव नहीं है इसलिए लोन 1 लाख। लेनदार 80,000 है दोस्तों, लेकिन उसमें 10% कम चुकाने पड़ेंगे। तो 80,000 में से 10% 8,000 घटाने पर लेनदार दर्शाए जाएंगे 72,000। उसी तरह लेनदार देनी हुंडी दर्शाई जाएगी 18,000। अब दोस्तों खर्च चुकाने का बाकी लिखा है 30,000, तो खर्च चुकाने का बाकी 30,000 और लोन पर ब्याज चुकाना बाकी है जो दोस्तों वो हमारा दायित्व है जो समायोजन में था, इसलिए यहाँ लिखेंगे लोन पर चुकाना बाकी ब्याज 6,000। अब पूंजी दायित्व पक्ष में सभी कीमतें डाल दी गई। अब संपत्ति लेना पक्ष देखें तो संपत्ति लेना पक्ष में दोस्तों सबसे पहले पेटेंट 10,000 है, तो उसकी कीमत तो शून्य गिननी है इसलिए अब यहाँ, और हमने अपलिखित भी कर दिया है इसलिए यहाँ पेटेंट नहीं लिखे जाएंगे। बाद में ज़मीन मकान 1,40,000 है जिसमें 20% की वृद्धि है, तो 28,000 की वृद्धि लिखने पर ज़मीन मकान हो जाएंगे 1,68,000। यंत्र दोस्तों 70,000 है, लेकिन उसमें 10% की कमी 7,000 घटाने पर यंत्र लिखे जाएंगे 63,000। फर्नीचर की कीमत 60,000 गिननी है इसलिए यहाँ लिखा फर्नीचर 60,000। मोटर कार 1,20,000 है जिसमें 20% घिसाई घटाने पर मोटर कार की कीमत हो जाएगी 96,000। स्टॉक में कोई बदलाव नहीं है इसलिए 40,000 के 40,000। देनदार 21,000 और उसमें अब डूबत ऋण 5,000 गिनना है इसलिए 5,000 घटाने पर देनदार होंगे 16,000। नई लिखे लें विनियोग 20,000। अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम 10,000 और दोस्तों नया साझेदार अपने हिस्से की जो पूंजी रोकड़ में लाया वो रोकड़ 2 लाख। अब दोनों पक्ष में दोस्तों सभी कीमतें लिख दी गई हैं, तो आपको योग कर देना है दोनों पक्ष का, और दोनों पक्ष का योग यहाँ समान होना चाहिए। तो दोनों पक्ष का योग करने पर योग आपको मिलेगा 6,73,000।